नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम सब मीडिया से घिरे हुए समाज में रहते हैं। आम जीवन में तमाम मुद्दों के साथ साथ मीडिया भी एक मुद्दा रहता ही है। आप ही नहीं, हम भी इस मीडिया को समझने का लगातार प्रयास करते रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। राष्ट्रवाद से लेकर रासायनिक खाद के साथ साथ गोबर की खाद के साथ साथ मीडिया को लेकर भी तमाम मंचों पर बहसें हो रही हैं। आपके लिए भी मीडिया एक मुद्दा होगा ही, मीडिया के लिए भी आप एक मुद्दा हैं। मीडिया के बारे में आप जितनी राय रखते हैं, शायद पहले उतनी राय नहीं रखते होंगे। मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। साथ ही साथ मीडिया का प्रसार भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। तमाम मानकों को देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रेस का कारोबार तेजी से बढ़ भी रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब प्रेस आज़ाद ही नहीं है तो मीडिया के नए नए माध्यमों का कारोबार और उनका वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है। क्या हम या आप मीडिया की स्वतंत्रता को महत्व नहीं देते हैं? विश्व प्रेस से स्वतंत्रता दिवस पर ट्वीट तो वैसे ही हो रहे हैं जैसे दिवाली और रामनवमी पर होते हैं, इसलिए लगा कि इस त्योहार को आपके साथ मना लेते हैं। हम भारतीयों के मन में ब्रिटेन और अमेरिकी मीडिया की कितनी गहरी छाप है। CNN और BBC के अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना छप जाए तो विरोधी उम्मीद लगा लेते हैं कि इस बार चुनाव हारेंगे। तारीफ छप जाए तो उनके समर्थक खुश हो जाते हैं कि दुनिया में उनका नाम हो गया है। क्या आप जानते हैं कि उनके अपने देश में मीडिया को लेकर किस तरह की बहस हो रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC और टाइम्स इकोनॉमिस्ट जैसे संस्थानों वाले देश अमेरिका और ब्रिटेन, प्रेस की स्वतंत्रता वहां पर घट रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रेटिंग में अमेरिकी मीडिया 2016 में 41वें नंबर पर था, जो अब 2 अंक नीचे गिरकर 43वें नंबर पर आया है। ब्रिटेन जो 2016 में 38वें नंबर पर था, अब गिरकर 40वें नंबर पर आ गया है। इन मुल्कों में लोकतंत्र की संस्थाएं हमारे थाने से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, मानी जाती हैं, फिर भी यहां मीडिया की स्वतंत्रता घट रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो चुनाव लड़ने के समय से अपने मुल्क की मीडिया को खुलकर गरिया रहे हैं, बाकायदा गाली जैसी भाषा देते हैं। यहां भी दी गई है। हाल ही में जब उनकी सरकार ने 100 दिन पूरे किए तो ट्रंप व्हाइट हाउस की रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाताओं के रात्रि भोज में नहीं गए। आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसे भोज में जाते हैं। ट्रंप वॉशिंगटन से दूर पेंसिल्वेनिया चले गए और वहां समर्थकों के बीच मीडिया को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया का काम ईमानदारी और सच दिखाना है तो इस पैमाने पर उसे 0 नंबर मिलना चाहिए। वे चुनाव के समय से ही मीडिया को फेक न्यूज कहते रहे हैं। अमेरिका में अब भी इतना बचा हुआ है कि पत्रकारों के भोज में मिन्हाज ने जमकर ट्रंप पे चुटकी ली और कहा कि ट्रंप झूठों के सरताज हैं। गोल्डन एज ऑफ लाइज, मतलब झूठ का स्वर्ण युग। मिन्हाज साहब ने तो अब राष्ट्रपति को लायर इन चीफ यानी झूठों का सरताज जाकर कहा है। हमारे यहाँ तो भरत व्यास जी ने 1957 में 2 आंखें 12 हाथ के लिए गाना लिखा जो बड़ा मशहूर हुआ। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। हर मुल्क में प्रेस और प्रेसिडेंट या प्रेस और प्रधानमंत्री के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति भारत आए और यहाँ छात्रों को संदेश देने लगे कि पश्चिमी मीडिया पर भरोसा मत करना, वो सच नहीं दिखाता है। आप टर्की के चैनल देखा कीजिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने टर्की में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जो टिप्पणी की है वो शायद जामिया के सभागार में सुन रहे छात्रों और उनके प्रोफेसरों को भी पता नहीं होगा। इसकी रिपोर्ट में टर्की को लेकर सबसे अधिक चिंता जताई गई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की। 180 देशों में तुर्की का स्थान 155वां है, जिसका मुखिया हिंदुस्तान में आकर डॉक्टरेट की डिग्री लेता है और पश्चिम की मीडिया को गरियाता है। 2016 की तुलना में 4 अंक तुर्की नीचे गिरा है। टर्की जो कहिए आप, 12 साल में यह 57 अंक नीचे गिरा है। जुलाई 2016 में वहां तख्ता पलट की कोशिशें हुई, उसके बाद तो सरकार ने प्रेस के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। कई मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। बिना ट्रायल के 100 से अधिक पत्रकारों को जेल भेजा गया। कुछ का कहना है 250 के करीब पत्रकार वहां जेल भेजे गए। कहीं से भी मीडिया को लेकर अच्छी खबर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जनता को स्वतंत्र मीडिया नहीं चाहिए? क्या स्वतंत्र मीडिया की चाह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है? मीडिया का कारोबार काफी तेजी से बढ़ा है, दुनिया में भी और आपके भारत में भी। लेकिन क्या आपके जीने की परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीति में जवाबदेही आ गई है, या सब कुछ धारणा है, लग रहा है जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है हकीकत में? लोगों का भरोसा इसी मीडिया पर क्यों है जिसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं?
इन सब उतार चढ़ाव के बीच पाकिस्तान 2016 की तुलना में 8 अंक बेहतर कर गया। बताइए, 2016 में पाकिस्तान 147वें नंबर पर था, लेकिन 2017 में 139वें नंबर पर आ गया। 2016 में भारत 133वें नंबर पर था, जो 3 अंक गिरकर 2017 में 136 पर आ गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसने दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक तैयार किए हैं, इंडेक्स, उनकी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां देखी जा सकती हैं। इस संस्था के सेक्रेटरी जनरल हैं क्रिस्टोफ डेलॉयर। उनका कहना है कि लोकतंत्रों में जिस दर से प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, बंदिशें बढ़ रही हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो काफी चिंता की बात है। अगर मीडिया की आजादी सुरक्षित नहीं है तो किसी दूसरी आजादी की गारंटी नहीं दी जा सकती है। आपकी जो दूसरी आजादी है वो समझिए उसकी कितने खतरे में है। ये डाउनवर्ड स्पाइरल है, यानी ये हम कहां जाएंगे, गिरते गिरते कहां तक गर्त में पहुंचेंगे पता नहीं है। जहां भी अथॉरिटेरियन स्ट्रॉन्गमैन मॉडल, मतलब एक मजबूत नेता का मॉडल की जीत है, वहां मीडिया की आजादी घट रही है। ऐसी जगहों पर पब्लिक रेडियो और टीवी स्टेशन प्रोपेगेंडा यानी सिर्फ प्रचार के औजार बन गए हैं, जैसे पोलैंड, हंगरी, तंजानिया वगैरह। तुर्की में तो रजब तैयब अर्दोगान सरकार के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद से वहां पर मीडिया प्रोफेशनल के लिए वो देश सबसे बड़ी जेल ही बन गया है। वहां एक एकाधिकारवादी स्वेच्छाचारी सरकार सत्ता में है। पुतिन का रूस 148वें नंबर पर है। वहां भी ये ऐसे ही हालात हैं, इन हालात से बहुत दूर नहीं है। हमने भारत के कुछ पत्रकारों से उनकी राय मंगाई, उनसे पूछा कि क्या वे मानते हैं कि भारत में प्रेस आजाद है, क्या उन्हें लगता है कि पत्रकारिता में आने के बाद वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आए थे, क्या अब वे पहले से ज्यादा गंभीरता से सोचते हैं कि यार मौका मिलता तो किसी नेता का पीआर ही कर लेते, इनडायरेक्ट पीआर करने से क्या फायदा है। हिंदुस्तान में पत्रकारिता एक तरीके से खतरे में है, और खतरे में इसलिए है क्योंकि एक तो संविधान के दायरे में अगर देखें, जैसे अमेरिका में संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो पत्रकारों को हौसला बढ़ाता है और उनको कानूनी हक भी देता है कि जब भी वो कुछ पत्रकारिता करना चाहते हैं तो उसमें कोई दबाव या किसी तरह का अड़चन ना आए। इस देश में आज तक फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसको हम कहते हैं वो अभी तक संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है। सिर्फ आर्टिकल 19(1) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, उसके दायरे में देखा जाता है। इससे क्या हुआ है, पत्रकारिता आज जिस हालत में है, हर तरह के इन्फ्लुएंसेस आते हैं। कभी सरकार की तरफ से दबाव आता है तो कभी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से दबाव आता है। तो पत्रकार जो है और पत्रकारिता जो है जिस तरीके से वो काम करना चाहती है वो कर नहीं पाती। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई कानून बना है प्रेस की फ्रीडम को रोकने के लिए, लेकिन जो माहौल बन गया है वो एक भय का बन गया है। और ये जो डर का माहौल है, इससे ओनर से लेके चीफ एडिटर से लेके एडिटर से लेके चीफ रिपोर्टर से लेके जो रिपोर्टर है उसके ऊपर लगता है अगर लोगों से बात करो तो दबाव है। और जो डिफरेंसेस हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी कैजुअलिटी बन गए, डिसेंट और डिफरेंसेस। अगर आप डिफर करते हैं तो आपको क्या एंटी नेशनल माना जाएगा। समकालीन भारत में और अभी की राजनीति का प्रश्न है, विशेषकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, तो मुझे लगता है कि प्रेस की स्वतंत्रता अबाधित रूप से कायम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पूरी स्वच्छंदता के साथ सरकार की आलोचना कर रही है, सरकार उसका जवाब दे रही है। यह मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है अपने देश में रही है उसका एक अच्छा उदाहरण है, और उसी का यह एक काल है। प्रेस आज़ाद है, उसके लिए तो आज़ादी की पहले डेफिनेशन करनी पड़ेगी, पर जो आपका क्वेश्चन है अगर उसका एक वर्ड में जवाब हो, नहीं। कुछ एरियाज़ हैं जिस पे बिल्कुल भी प्रेस की आज़ादी नहीं है। जैसे अगर आप कश्मीर चले जाइए या सेंसिटिव एरियाज़ में चले जाइए, या उन विषयों पे आप कवरेज करिए, जैसे माइनिंग है जहाँ पे माफिया इन्वॉल्व है, या आप बहुत ज़्यादा किसी पॉलिटिशियन की पर्सनल चीज़ों को कवरेज करें, तो वहाँ पे आज़ादी नहीं है। पर अगर आप इश्यूज़ पे लिखते हैं तो मेरा जहाँ तक ख्याल है उसमें अभी भी आप लिख सकते हैं। कुछ सहाफ़ी, कुछ पत्रकार सरकार के नाम कसीदे पढ़ने लग गए हैं। ऐसी खबरें आती हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के कुत्ते ने उनका स्वागत किया या उनकी गाय ने उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ एक चैनल है जो सरकार के खिलाफ जितनी आवाजें उठती हैं उन्हें ना सिर्फ कुचलने की कोशिश करता है बल्कि उन्हें गद्दार करार देता है। सरकार की तरफ से जो दमन हो रहा है या पार्टियों की तरफ से जो दमन हो रहा है, उनसे कहीं ज्यादा खतरे की बात यही है कि
पत्रकार खुद अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। आज के दौर में जो आज की हुकूमत है वो एक कंप्लीटली इनटॉलरेंट है टूवर्ड्स डाइसेंट। वो बिल्कुल अपने खिलाफ कोई भी आवाज हो उसको बिल्कुल कुचल देते हैं। और जो मीडिया है वो तकरीबन पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया है, कुछ पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से और कुछ कॉरपोरेट जो कंट्रोल है। मीडिया आपको बुनियादी सवालों से काट रहा है। मीडिया आपको उस तरह के सतही सवालों में उलझाने की कोशिश कर रहा है जो सवाल आप खुद कुछ समय देकर हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने सोचना छोड़ दिया है, हमने पेन लेना सोच दिया है और एक तरह से हम टेंडर थिंकिंग प्रोसेस में हैं, यानी हम सोचने का भी ठेका किसी और को दे दिया है। ये स्थिति इसलिए इतनी ज़्यादा खराब, बदतर होती चली जा रही है। हम अपने हिस्से का सोचना शुरू करेंगे जिस दिन हमारे शब्द होंगे, हमारी भाषा होगी, हमारी जुबान होगी, आपको लगेगा कि मीडिया हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है। और जिसे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम और आप कहते आए हैं, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो दूर दूर तक नहीं है, एक मेटाफर है, वो हमारे साथ भी नहीं है और हमारे खिलाफ हमें खड़ा करने का काम कर रहा है। कभी आपने सोचा है कि अगर प्रेस भीड़ की भाषा बोलने लगे, सरकार की भाषा बोलने लगे तो आपका क्या नुकसान होगा? आप कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। भारत में एक काम बहुत चालाकी से हो रहा है। राष्ट्रवाद की आड़ में पत्रकारिता अपनी चमचागिरी छिपा रही है। चमचागिरी को राष्ट्रवाद का रूप देकर वो सामने आ रहे हैं। पत्रकार का काम संदेह और सवाल करना है, तो आजकल आप देखेंगे कि सवाल करने वालों को किस तरह से निशाना बनाया जाता है। लोकतंत्र के लिए जितना मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है, उतना ही विपक्ष की मौजूदगी भी। भारत की पत्रकारिता में आए दिन इन दिनों विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है। उनके नेताओं पर किस तरह से निशाने साधे जाते हैं ये आप देखेंगे, और उन्हें कितनी जगह मिलती है। जब मिलती है इस तरह के बहस वाले कार्यक्रम में तो किस तरह से मिलती है। उनकी घेराबंदी इस तरह से हो रही है जैसे वो विपक्ष में नहीं, जैसे सरकार में हो और सारी पत्रकारिता उन्हीं के खिलाफ हो रही है। विपक्ष के खिलाफ प्रेस अतिरिक्त रूप से हमलावर है। ये सब आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने जब अपना पद छोड़ा तो प्रेस के लिए एक बात कही, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज्ड टू बी स्केप्टिक्स। मतलब पत्रकार का काम चमचा होना नहीं है, उसका काम सवाल करना है। ये उस देश के राष्ट्रपति का कहना है जिस देश में फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत प्रेस को काफी अधिकार मिला हुआ है। तो सोचिए वहां स्थिति कितनी खराब है कि उसके राष्ट्रपति को कानून मिलने के बाद भी कहना पड़ रहा है कि आप चमचे नहीं हैं, आपका काम है संदेह पैदा करना। ओबामा ने 8 साल के कार्यकाल में 165 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर साल के हिसाब से 20। क्या भारत में आप किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा जानते हैं जो साल में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हों जहां खुलकर सवाल जवाब होते हों? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस का मजाक उड़ाते हैं, उनके बीच जाने की बजाय अपने समर्थकों के बीच जाकर प्रेस पर हमला बोलते हैं। इस तरह से लोगों को भी प्रेस के खिलाफ भिड़ाया जा रहा है और यही हो रहा है दुनिया भर में। ताकतवर नेता चालाकी से लोगों को प्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब दोस्त यार भी सलाह देते हैं कि छोड़ो, क्यों पत्रकारिता का लोड लेते हो, ज्यादा किसी से मत भिड़ो, देश चलता रहेगा। लेकिन अमेरिका के पत्रकारों ने मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप को एक लंबा खत लिख दिया। इस पर हमने प्राइम टाइम में तब चर्चा की थी, तब भी कहा था कि अगर इस पत्र को हिंदी, बांग्ला, मराठी, उर्दू में अनुवाद करके तमिल, तेलुगु में अखबार पहले पन्ने पर छाप दें तो मेरा यकीन है कि पत्रकारों से पहले आप पाठकों और दर्शकों में बदलाव आ जाएगा और आप सोचेंगे कि जो 1000 रुपया अखबार खरीदने में या टीवी चैनल देखने में या डेटा पैक में खर्च कर रहे हैं वो जायज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो अमेरिकन प्रेस कोर अमेरिका के एक पत्रकारों का बड़ा संगठन है जिसका सेंटर है न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भीतर। हर तरह के न्यूज संगठन और विचारधारा के इसमें पत्रकार हैं। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आदरणीय निर्वाचित राष्ट्रपति जी, आपके कार्यकाल के शुरू होने के अंतिम दिनों में हमने अभी ही साफ कर देना सही समझा कि हम आपके प्रशासन और अमेरिकी प्रेस के रिश्तों को कैसे देखते हैं। हम मानते हैं कि दोनों के रिश्तों में तनाव है। रिपोर्ट बताती है कि आपके प्रेस सचिव व्हाइट हाउस से मीडिया के दफ्तरों को बंद करने की सोच रहे हैं। आपने खुद को कवर करने से कई न्यूज संगठनों को बैन किया है। आपने ट्विटर पर नाम लेकर पत्रकारों पर ताने कसे हैं, धमकाया है। अपने समर्थकों को भी ऐसा करने के लिए कहा है। आपने एक रिपोर्टर का यह कहकर मजाक उड़ाया कि उसकी बातें इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वह विकलांग है
अपने प्रशासन तक रिपोर्टर की पहुंच समाप्त कर आप गलती करने जा रहे हैं। हम सूचना हासिल करने के तरह तरह के रास्ते खोजने में माहिर हैं। आपने अपने अभियान के दौरान जिन न्यूज संगठनों को बैन किया, उनकी कई रिपोर्ट बेहतरीन रही। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। पत्रकारिता के नियम हमारे हैं, आपके नहीं। आप चाहें तो आपके अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड बात करें या ना करें। हम चाहें तो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में आए या ना आए। अगर आप यह सोचते हैं कि रिपोर्टर को चुप करा देने या भगा देने से स्टोरी नहीं मिलेगी, तो आप गलत हैं। हम आपका पक्ष लेने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन हम सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने वालों को जगह नहीं देंगे। वे जब भी ऐसा करेंगे हम उन्हें भगा देंगे। यह हमारा अधिकार है राष्ट्रपति जी। हम आपके झूठ को नहीं दोहराएंगे, आपकी बात छापेंगे, लेकिन सच्चाई का पता करेंगे। आप और आपका स्टाफ व्हाइट हाउस में बैठा रहे, लेकिन अमेरिकी सरकार काफी फैली हुई है। हम सरकार के चारों तरफ अपने रिपोर्टर तैनात कर देंगे, आपकी एजेंसियों में घुसा देंगे उन्हें और नौकरशाहों से खबरें निकाल लाएंगे। हो सकता है कि आप अपने प्रशासनिक इमारत से आने वाली खबरों को रोक लें, लेकिन हम आपकी नीतियों की समीक्षा करके दिखा देंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में प्रेस का संगठन या प्रेस चलाने वाले मालिकों का संगठन ऐसा पत्र लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अमेरिका का वीजा बनवाइए। भारत में ऐसा पत्र कोई लिख दे तो नेता एक काम करेंगे। आजकल राजनीतिक दलों के समर्थकों ने बहुत सारी वेबसाइट खोल रखी है। उनके समर्थकों ने सबके ट्विटर अकाउंट भी हैं। उनके जरिए उस पत्रकार या मीडिया संस्थान पर जो हमला होगा टिड्डियों की तरफ, लोग भी उसी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, पत्रकार के खिलाफ। उन्हें लगेगा कि अपने नेता को सपोर्ट करने का मतलब है कि उससे सवाल करने वाले मीडिया का विरोध करना। इस चक्कर में नुकसान किसका होता है? आपका होता है। अमेरिका के पत्रकारों ने तो ट्रंप की चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उसके बहुत पहले दुनिया भर के पत्रकार घोटालेबाज और झूठे नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं। आपको पनामा पेपर्स की याद दिलाता हूं, जिसे इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार ने कई दिनों तक छापा। जूट डॉयचे साइटुंग अखबार ने इन दस्तावेजों को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से साझा किया। दुनिया भर के 300 पत्रकार एक साल तक इन दस्तावेजों की जांच करते रहे। इस समूह में भारत की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शामिल थे और पनामा पेपर्स का अध्ययन हुआ और खबरें छपी। ICIJ 76 देशों के दुनिया भर के 109 संस्थानों के खोजी पत्रकारों का एक समूह है। अपराध, भ्रष्टाचार और अब एक देश की सीमा तक सीमित नहीं है, कई देशों का मामला हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि कई देशों के पत्रकार मिलकर काम करें। ICIJ में कई प्रकार के अनुभवी लोग काम करते हैं, खासकर वो लोग जो सरकारी रिकॉर्ड को पढ़ने में माहिर होते हैं, तथ्यों को जांच करते हैं और पेशे से वकील होते हैं। भारत में ऐसा कई पत्रकार अपने स्तर पर कर रहे हैं, जिलों में, कस्बों में, जिन्हें आप और हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उस धर्म को निभा रहे हैं जितना निभा सकते हैं। बाकी तो जो मजीठिया बोर्ड की लड़ाई है, वो अदालत में लड़ी जा रही है। उनकी लड़ाई कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ता। सब चाहते हैं कि रिपोर्टर एक गुलाम की तरह मिले और जो कहे वो टाइपिस्ट की तरह टाइप करे। कई वेबसाइट ऐसे हैं भारत में जो पत्रकारिता का विकल्प बन रही हैं, मगर उनकी पहुंच उतनी नहीं है जितनी मुख्य धारा की मीडिया की है या जितनी राजनीतिक दलों के नियंत्रण वाली सोशल मीडिया की है। फेक न्यूज एक चुनौती है। पत्रकार भी फेक न्यूज पेश कर रहे हैं और सरकारें भी फेक न्यूज गढ़ रही हैं, मतलब नकली न्यूज। भारत में चुनाव होते ही शुरुआत में देखिएगा चुनाव आयोग पेड न्यूज को लेकर भिड़ जाता है। पैसा देकर या किसी और तरीके से विज्ञापन देकर राजनीतिक दलों के हक में लहर पैदा की जाती है। पेड न्यूज अब ठीक ठाक पुरानी समस्या है। एक और न्यूज है स्लो न्यूज। इसका कॉन्सेप्ट BBC के डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल ने हाल ही में दिया। उनका मानना है कि हम सारा इंटरनेट तो संपादित नहीं कर सकते जहां ज्यादातर फर्जी खबरें चल रही हैं, मगर हम चुप भी नहीं बैठ सकते। इसके लिए BBC के भीतर एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जा रही है जो तमाम फेक न्यूज की तथ्यपरक जांच करे और उसका भांडाफोड़ करे। आप देखेंगे कि ज्यादातर फेक न्यूज राजनीतिक संगठनों और उनके समर्थकों द्वारा फैलाए जा रहे हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप के मैसेज से सावधान रहिएगा। मीडिया भी फेक न्यूज बनाने में कम नहीं है। BBC ने इस चुनौती को अभियान के तौर पर स्वीकार किया है। फेसबुक ने भी फेक न्यूज की जांच के लिए एक टीम बनाने का ऐलान किया। ये बात दिलचस्प लगी। स्लो न्यूज की जरूरत है जिसमें गहराई हो, आंकड़े हो, खोज हो, विश्लेषण हो। और कुछ और भारतीय पत्रकारों की और प्रतिक्रिया सुनते हैं। पत्रकार और पत्रकारिता बिल्कुल आज़ाद नहीं है। एक तरीके से अभी भी पत्रकारों को और पत्रकारिता को हमारे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसमें आज़ादी मिलती है, पर इतनी आज़ादी नहीं मिलती है जितना मिलना चाहिए और ये संविधान के जरिए देना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2-3 साल पहले जो हम लिख सकते थे, अखबारों में भी जो लिखते थे वो ज़्यादा मुखर होकर लिखते थे,
लेकिन अब ना तो हम टीवी पे मुखर होकर डिबेट में बोल पाते हैं, ना शायद सोशल मीडिया पे लिख पाते हैं, अखबारों में तो लिख ही नहीं सकते। कई अखबारों ने तो ये भी कह दिया है कि आप पॉलिटिकल विषय पर ना लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी आज तक मुझे लिखते वक्त ऐसा नहीं लगा है कि मुझे ये कलम रोक के लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा या पॉलिटिशियन नाराज़ हो जाएंगे। पर क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण कुर्सी पे बैठी हूँ, तो मुझे एक ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कुछ जाए वो क्रेडिबल जाए, और कोई गलत चीज़ ऐसी नहीं जाए जिस पे हमारे खिलाफ डेफेमेशन हो जाए या हमें कोर्ट में खींच के ले जाए। मैं मानती हूँ कि जब सरकारें बहुत मजबूत होती हैं तो वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में ऐसे हुआ। आज भी सरकार बहुत मजबूत है, और ये एक विडंबना है कि जब सरकारें कमज़ोर हुई हैं, कोalition का दौर आया है, तो सबसे ज़्यादा खुलापन था, सबसे ज़्यादा लीक्स थे। तो मीडिया का एक गोल्डन एज जो आप बात कर रहे हैं उस ज़माने में था। ये एक विडंबना है। किस पत्रकार ने या किस समाचार घराने ने ऐसी शिकायत की है कि सरकार की ओर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बना है? यह परंपरा कांग्रेस के शासनकाल में रही है, जब कांग्रेस के सत्ता में बैठे हुए लोग अप्रत्यक्ष दबाव बनाकर अखबारों को या अखबार के घरानों को अपने पक्ष में लिखने और बोलने के लिए बाध्य करते थे। आज की स्थिति में मैं ऐसा नहीं देखता हूं कि सरकार की ओर से कोई ऐसा दबाव है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, जो हिंदुस्तान की पोजीशन है वो 3 स्टेप्स और पीछे चली गई है, और बहुत से जो पत्रकार हैं वो खौफ की वजह से नहीं लिख पाते। कुछ लोग जो हैं वो अपने जाती मुफाद के लिए जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ, या उनकी जो गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसियां हैं, जो एंटी पीपल पॉलिसियां हैं, या जो उनके खिलाफ नहीं लिख रहे हैं, या जो वॉइसलेस कम्युनिटीज हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जिनकी आवाज मीडिया को बनना चाहिए, वो आज नहीं बन रही हैं। देश और दुनिया के तमाम तरह के सवालों और सूचनाओं को जानने समझने के लिए आप रोज शाम टेलीविजन के आगे बैठते हैं, न्यूज चैनल के आगे बैठते हैं और जानना चाहते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन टीवी देखने के बाद क्या कभी आपने खुद से सवाल किया है? आपने ये सवाल किया है कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं, जिस मीडिया को आप देख रहे हैं, वो आपको पहले से और ज़्यादा बेहतर इंसान, बेहतर मनुष्य बना रहा है, या फिर आप सूचना और खबर के नाम पर दिमाग में टार भर करके सोने जाते हैं, आपको नींद आ जाती है? ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि आपका टेलीविजन चैनल, आपका न्यूज चैनल आपको रोज पहले से ज्यादा देशभक्त बना रहा है। लेकिन इस देशभक्ति में क्या वो गरीब शामिल है? क्या वो किसान शामिल है? क्या वो गांव शामिल है? क्या वो हाशिए के लोग, वो दबे कुचले लोग शामिल हैं? क्या आपका वो पड़ोसी शामिल है जिससे रोज मुलाकात होती है, हाय हेलो होती है? आप सवाल खुद से पूछिए, आप पाएंगे कि आपके आसपास की दुनिया से आपको यही टेलीविजन चैनल धीरे धीरे नफरत करना सिखा रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की, उस दिन एक चैनल और अखबार ने खबर छापी कि भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानी सैनिकों के सर काट लिए। एक चैनल ने संख्या 7 बताई और एक ने कहा कि ये खबरें छपी भी और लोगों तक पहुंची भी, जबकि सेना ने अगले दिन साफ साफ कह दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सेना के मामले में 7 और 10 सर की कहानी क्या बनाई गई या किसी ने गलत ब्रीफ किया। संपादकीय गलतियां होती हैं, हम सब से होती हैं, छपने में भी चूक हो जाती है, मगर यह खबर पहले पन्ने की थी। साफ साफ लिखा था कि भारत ने 2 के बदले 10 पाक सैनिक मार गिराए, जिसका अगले दिन सेना ने खंडन किया। एक गलती मंगलवार के प्राइम टाइम में मुझसे भी हुई, उस गलती में 2 गलती हुई। कई अखबारों ने खबर छापी कि रेलवे में 972 रुपये में 100 ग्राम दही खरीदा गया। यह सूचना आरटीआई से मिली थी, इसलिए हमने भी इस खबर को दिखाया कि रेलवे ने जब जांच की तो पाया कि अधिकारियों ने ही आरटीआई में गलत जानकारी दी और इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और हमने यह खबर दिखाई, तब तक रेलवे की प्रतिक्रिया का मुझे पता नहीं था। फिर ये गलती हुई मुझसे,
रेलवे अधिकारियों ने आरटीआई को गलत जानकारी दी, फिर वो खबर अखबार में, फिर अखबार से, फिर आरटीआई के जरिए हमारे शो में। और हमने दूसरी गलती ये की 972 की जगह 9720, मुझे लगता है चश्मे की ज़रूरत है, वो लिखा है। ऐसी गलती करने के लिए माफ़ी मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन ये फेक न्यूज़ नहीं है। फेक न्यूज़ वो है जिसे आजकल कई तरह से आपके बीच पहुंचाया जा रहा है, खासकर ये व्हाट्सएप से। इस बार निगरानी रखने के लिए कई वेबसाइट वजूद में आ गई हैं इस पर। ऑल्ट न्यूज़ है जिसका दावा है कि वो प्रोपेगेंडा करने वाले उन कथित पत्रकारों का पर्दाफाश करता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी पैठ बना चुके हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छप रहे तमाम तरह की अफवाहों की भी इसमें जांच होती है। एक है boomlive.in, ये एक प्लेटफॉर्म है। boomlive.in एक स्वतंत्र डिजिटल जर्नलिज्म पहल है। ये वेबसाइट एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है जो अपने पाठकों को के विचारों की जगह प्रमाणित तथ्य देती है। जबकि जब भी कोई दावा होता है तो वेबसाइट तथ्यों की चेकिंग करती है। वेबसाइट उन लोगों पर भी स्टोरी करती है जो व्यक्तिगत अधिकार या बोलने की आज़ादी को लेकर लड़ रहे होते हैं। मीडिया के बारे में आपको समझ के लिए आपको thehoot.org पर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको मीडिया की नैतिकता, प्रेस की आज़ादी को लेकर अच्छे लेख मिलेंगे। मीडिया को समझने में मदद मिलेगी। हूट खबरों की सटीकता, संतुलन की जानकारी, सेंसरशिप और जिम्मेदारी जैसे पहलुओं की पड़ताल करती है। मीडिया विजिल एक ऐसी हिंदी में वेबसाइट है जिसकी टैगलाइन है कमेंट इज फ्री बट फैक्ट्स आर सेक्रेड, यानी आप जो चाहे टिप्पणी करें लेकिन जो तथ्य है वो सही रहे और तथ्य रहे, उससे छेड़छाड़ ना हो। हमने ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा और मीडिया विजिल के पंकज श्रीवास्तव से उनकी राय मंगाई। जो सिर्फ एक टीआरपी के फॉर्मूला में जो फिट होता है, जैसे कि अगर कोई जवान सरहद पे मर जाता है, हम लोग सबको जवान के प्रति बहुत सहानुभूति है, मगर जितने जवान मरते हैं इस देश में उतने ही सफाई कामदार नाली में मरते हैं, मगर उन लोगों की कोई बात नहीं होती। तो जो टीआरपी के फॉर्मूला में बैठता है वही बात ज्यादा होती है। मीडिया विजिल जैसे जो उपक्रम हैं उनकी ज़रूरत यूँ है कि जिस तरह से इस समय मीडिया काम कर रहा है उससे लगता ही नहीं कि हमें जो सूचना का अधिकार है हमारा, जो हमें सूचनाएं मिलनी चाहिए यानी आम जनता को मिलनी चाहिए, वो मिल रही हैं। तो एक तरफ तो सूचनाएं मिल नहीं रही हैं, दूसरी तरफ सूचनाएं आमतौर पर गलत भी बताई जा रही हैं लगातार लोगों को। तो मीडिया विजिल का काम ये है कि जो लोग खबरों में मिलावट कर रहे हैं उन पर नज़र रखें और लोगों को ये बताएं कि दरअसल खबर सही क्या है। खबरें निकालना आसान काम नहीं है। पत्रकारों ने तो बेहड़ में जाकर डाकुओं का भी इंटरव्यू किया। माफिया और सरगनाओं की भी खबर रखनी पड़ती है। खबरों को निकालने में पत्रकार कई तरह के जोखिम उठाते हैं। आतंकवाद के नाम पर सरकारों ने पत्रकारों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में कानून पास हुआ है, द इन्वेस्टिगेटिव पावर्स एक्ट, इसे स्नूपर चार्टर भी कहते हैं। इसके तहत जासूसी के आरोप में पत्रकार को 14 साल की जेल हो सकती है। आप अपने सोर्स से क्या बात करते हैं वो बताना होगा और गुप्त सूचना लीक करने के, जिसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट करते हैं, आरोप में जेल जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सत्ता के तहखाने में क्या होता है अब आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ नारे, स्लोगन, इसी से काम चलाएंगे। भारत ने भी पत्रकारों पर इस तरह के भारत में मुकदमे हो रहे हैं। दरअसल कितना उदाहरण देते, 1 घंटा कम पड़ जाता और फिर आप भारत के बारे में तो जानते ही हैं कि मीडिया कितना स्वतंत्र है। दी हूट ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार जनवरी 16 से अप्रैल 17 के बीच पत्रकारों पर 52 जानलेवा हमले हुए हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, इसी साइट पर इसका जिक्र है कि 2014 से 15 के बीच गृह राज्य मंत्री अहीर साहब का बयान है कि 142 हमले हुए हैं पत्रकारों पर। बस्तर जैसी जगह से रिपोर्ट करना आसान नहीं है। पत्रकार पुलिस और नक्सलियों के बीच फंस जाता है और इस जंग के बीच उसके सामने चुनौती होती है कि वो आदिवासियों के साथ हो रहे जुल्म की खबरों की भी रिपोर्ट करे, मगर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर वो आ जाता है। पिछले 2 साल में बस्तर में ऐसे कई पत्रकारों को जेल भेजा गया जो ऐसी ही कहानियां बाहर ला रहे थे। उन्हीं में से एक है संतोष यादव जो 17 महीने बाद जमानत पर बाहर आए हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी हृदय जोशी ने। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में या पिछले 2-3 सालों में पत्रकारों को डराने धमकाने और बहुत सारे पत्रकारों को जेल में डालने की बातें सामने आई, जिसकी मीडिया में रिपोर्टिंग भी हुई। ये पत्रकार ऐसे लोग थे जो आदिवासी मामलों की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन कमजोर लोगों की कहानियां सामने ला रहे थे जो कहीं दबी रह जाती हैं और मुख्यधारा की मीडिया में या कहें
जो मीडिया शहरों में दिखाई देता है, बड़े शहरों में जिन्हें लोग देखते हैं, वो कहानियां वहां दिखाई नहीं देती। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त संतोष यादव हैं, जो 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं जमानत पर। संतोष, आप जो है कोई 17 महीने जेल में रहे छत्तीसगढ़ में, आप पर मुख्य आरोप क्या था जिसकी वजह से आपको जेल में डाला गया? मुख्य आरोप तो ये था कि मैं जिरम 3 में जिस जगह फायरिंग हुई थी, मतलब आप कह रहे हैं कि बस्तर में जिस जगह माओवादियों ने हमला किया था, फायरिंग की थी, उस जगह की? जी, माओवादी द्वारा हमला किया गया था कि एसटीएफ के ऊपर, जवानों के ऊपर, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था। उस केस में मुझे इन्वॉल्व किया गया। पुलिस ने क्या कहा, आपके ऊपर आरोप क्या लगाया? आरोप ये लगाया कि आप नक्सलियों के साथ थे और साथ में रहकर आपने जो वारदात को अंजाम दिया है। आप वहां पर ऐसा क्या कर रहे थे, या और पत्रकार ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से जेल में डाला जा रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि गलत काम मतलब पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है। आप लोग वहां पर क्या कर रहे हो? अगर अंदर की अगर न्यूज हम बाहर निकाल के जो लेके आते हैं, दूर दराज के, तो ये अक्सर कई पत्रकारों पे शक के दायरे पे डाल दिया जाता है कि ये नक्सलियों द्वारा ही अंदर से खबर लेके आ रहे हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। एक बाडरेमू के गांव है, उसमें जहाँ फोर्स ने काफ़ी मारपीट किया हुआ था, तो कुछ गांव वाले को तो वहाँ से गिरफ्तार करके भी ले गया। जब मैं रिपोर्टिंग करने गया तो वो मुझे ये बोला गया कि आप ना जाएं, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक जो पत्रकार अंदर हुए, वहाँ कैसा माहौल है पत्रकारों के बीच में? क्या डर वहाँ इतना घर कर गया है कि लोग अब पत्रकारिता करना ही छोड़ रहे हैं? उन्हें डर है कि हर पत्रकार को नक्सली बता देगी पुलिस? जी, और जो भी पत्रकार अगर वो गांव से कोई न्यूज़ अंदर के दूर दराज की जो भी न्यूज़ लेके आते हैं, वो उनको शक के दायरे में ही देखा जाता है। अक्सर ये अगर दूर दराज अगर नहीं जाओ, या शहर की या तो फिर जगदलपुर की थोड़ी सी अगर दूर अंदर चले जाए, तो ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ये नक्सलियों के द्वारा रिपोर्टिंग किया जा रहा है। और ये अगर रिपोर्टिंग ना किया जाए तो नक्सली द्वारा ही ये भी कहा जाता है कि ये पुलिस के प्रतिनिधि हैं, और पुलिस ये भी मानती है कि नहीं, ये नक्सलियों के प्रतिनिधि हैं। पत्रकार भी वहाँ फंस गए हैं बीच में? ये दोनों फंस गए हैं बीच में। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जेल में रहे, मुझे प्रभात जो हैं, जो आपके बाद उनको भी जेल में डाला गया, तो उन्होंने बताया कि जेल के हालात बहुत खराब हैं वहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा। क्या देखा जेल के अंदर? और जेल में अब एक तो मेडिकल सुविधा वहाँ नहीं है, जब दवाई इलाज नहीं मिलता, इलाज की नहीं, ना खाने पीने की व्यवस्था नहीं। ये खास छत्तीसगढ़, जगदलपुर की बात कर रहा हूँ मैं। और लोगों के साथ वहाँ क्या होता है जेल के अंदर? उनके क्या रहने की व्यवस्था ठीक है, इलाज की व्यवस्था ठीक है? जेलें क्या बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं, कैसे हाल में? जहाँ 25 एक वार्ड में 25 कैदी या 25 वो रह सकते हैं, उसमें 150 ऐसे बंदी डाला जाता है। 6 गुना। तो वो कंडेबल नहीं है कि हम सो सके या बात कर सके या कुछ कर सके। ये मुझे बताएं कि कैसे कैसे वहाँ पर लोग हैं? क्या गरीब लोग हैं जिनकी जमानत नहीं हो पाती है? किस आर्थिक दर्जे के लोग वहाँ पर हैं? आदिवासी जो वहाँ जो हैं वो काफ़ी गरीब हैं ऐसे। और कहीं और जेल में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा तो छोटे उम्र के नाबालिग जो हैं वो सबसे ज़्यादा दिखेंगे, और जो आदिवासी हैं जिनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कपड़ा नहीं या खाना नहीं, वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जेल में मिलेंगे। जेल में ज़्यादातर पड़े हुए हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे पड़े हुए हैं। आप पत्रकारिता में वापस लौटोगे, मतलब दोबारा से रिपोर्टिंग करोगे वहाँ पर, या नहीं करोगे? अब कभी तो ये डर लगता है, कभी ये भी लगता है कि हाँ मैं करूँ, और कभी ये लगता है कि मुझे जब अंदर की जब देखने जाता हूँ तो बुरी हालात हैं, तो इन्हें बाहर निकालूं, तो मैं पत्रकारिता ही करते रहूं, ऐसा ख्याल आते हैं। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको वहां पर इंसाफ की उम्मीद है? क्योंकि बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हैं, बहुत सारे लोग आप कह रहे हैं कि जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हो पा रही है। आपको इंसाफ की उम्मीद है कि आपको देखिए इंसाफ मिलेगा? अगर 10 साल 5 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है, तो ये 5 साल जो गया हुआ है,
आदमी जब अंदर हो जाता है तो उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है। आपको एक मेरी बात बता दूं कि मेरी स्थिति इतनी ख़राब है कि मेरी घर टूट गए, अपने बच्चे अपने अभी पहचानने के लिए भी इनकार करते हैं कि कौन है। तो ये जब बात आती है तो बड़ा दुख लगता है। और 5 साल के बाद जब निर्णय होगा या कुछ होगा तो शायद ये जो 5 साल जेल में काटे हैं इंसाफ मिलता भी है, या कुछ अंदर रहे कि या कुछ कर, तो ये अंदर बाहर आने के बाद ये बनाना और आर्थिक स्थिति सुधारना बहुत परेशानी हो जाती है।